चलिए भाई, इस क्लास में या इस सेशन में हम लोग एसएससी जेई से जुड़ा हुआ, एसएससी जेई नहीं, जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स हैं उससे जुड़े हुए सारे क्वेरी जो आप लोगों के व्हाट्सएप पे मुझे मिले, या जिन लोगों ने जेई के बैच का अनाउंसमेंट के बाद ये सब क्वेरी अपना किया था, उन सारे बारे में हम लोग आज बातें कर लेंगे इसमें, ठीक है। और वन बाय वन देखिए, आज तो मैं जितने मिले हैं मुझे क्वेरी वो मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। लेकिन अब एक लाइव डाउट सेशन भी मैं रखूंगा, जिसमें जैसे अभी तक मैंने लाइव क्लास कोई यूट्यूब पे नहीं दिया आप लोगों को, अभी तक नहीं दिया था ना, कोई इंटरेक्शन मेरा आप लोगों से डायरेक्टली हो गया था, रिकॉर्डेड वीडियो से जो फीडबैक मिले वो मिले। मैं जल्दी ही लाइव वीडियो का जो है, अगर आप मतलब डाउट सेशन रखूंगा। देखिए, लाइव वीडियो में ज़्यादातर टाइम जो है ज़्यादा लगता है, चीज़ों में टाइम ज़्यादा का मतलब ये होता है कि कंटेंट में बातचीत करने में टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने कभी लाइव किया नहीं। लाइव क्लास डाउट वाली जो है मैं एप्लीकेशन पर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे यूट्यूब पे भी लाइव आप लोगों से मिलना चाहिए, जो लोग नहीं एप्लीकेशन पे, अगर यूट्यूब पे कभी कोई करियर काउंसलिंग से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आ करके जो है कमेंट करिए और बताइए कि सर हाँ, लाइव आप आइए। मैं वीक में 2 बार लाइव क्लास रखूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लाइव पढ़ाने भी में भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास में टाइम कम लगता है, जो मैं बहुत देर का काम है वो कम समय में कर पाता हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों का भी जैसे बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन उसको मैं अकेले बोलता रहता हूँ, आप सुन लीजिए, डाउट सेशन के लिए मैं लाइव का कर दूंगा, जिसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में इन चीज़ों के बारे में कि आपका जेई का जैसे कैसे तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, और शुरुआत क्या है, कौन क्या करता है। बहुत छोटे छोटे क्वेरी जो एकदम बिगिनर्स लेवल के हैं, वो सब भी मेरे पास क्वेरी आई हुई है, ठीक है ना। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेरीज हैं उनके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं, क्या है कैसे है। सबसे पहले, जेई के जो एग्जाम्स हैं वो कौन कराता है, कैसे देने होते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी जेई जिसका नाम सुनते हैं आप हमेशा, तो ये एसएससी क्या है, एसएससी का पूरा नाम जो होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। वो स्टाफ का सिलेक्शन करता है, वो एक तरह का कमीशन है जो स्टाफ का सिलेक्शन करता है। कमीशन मतलब होता है आयोग, कर्मचारी चयन आयोग उसका नाम है, हिंदी में नाम का है तो। अब ये आयोग का मुख्य काम क्या है, आयोग का मुख्य काम है कि जिन डिपार्टमेंट्स को जिन कर्मचारियों की जरूरत है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, जल निगम है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर कुछ बीआरओ जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे जेई की जिनकी जरूरत होती है। यहाँ पर जो जेई लोगों की जरूरत होती है वो लोग एसएससी को बोलते हैं कि आप जो है मुझे कर्मचारी दीजिए। एसएससी चयन करता है और चयन कर करके जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको उस जगह पर भेज दिया जाता है। बात समझ में आ रही ना। अब इसमें सबसे ज्यादा लोग सीपीडब्ल्यूडी में जाना पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं एसएससी में उनको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाता है। अगर कम मार्क्स आए एसएससी जेई में तो आपको बीआरओ तक, या फिर अभी कम ज्यादा मिलता अपने से नहीं है आपको, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और आपका नंबर भी अच्छा है, लेकिन आपने चयन करने का आपको मिलेगा कि आप क्या चाहते हैं। जैसे काउंसलिंग हुई थी कॉलेज में, कॉलेज कौन सा चाहिए आपको, तो जो अच्छा कॉलेज रहता है ज्यादातर अच्छे स्टूडेंट्स उनको ले जाते हैं। इन द सेम वे, अगर आप एसएससी में क्वालिफाई हैं, एक और बंदा भी क्वालिफाई है, तो जरूर नहीं कि आपको दोनों को सेम ही मिल जाए। अगर आपके रैंक ऊपर नीचे हैं तो आपको मिलेगा मौका काउंसलिंग करके अपना डिपार्टमेंट चूज करने का, ठीक है ना। तो एसएससी जेई का ये है, ये हर स्टेट के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर साल फॉर्म आता है इसका, ठीक है ना, हर साल। इसमें प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में आपको लगभग अभी तक का जो पैटर्न है वो ये है कि 100 क्वेश्चन जो होते हैं टेक्निकल के होते हैं प्रीलिम्स में, और 100 में नॉन टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल में 50 रीजनिंग होता है और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को मिला के होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को मिला करके जो बनता है आपका एसएससी जेई का पैटर्न, इसमें से आपको अभी तक देखिए काफी उतार चढ़ाव दिखा है कट ऑफ में। मतलब आपको इस टाइम जैसा टाइम चल रहा है, सेफ स्कोर करने के लिए अगर सिविल ब्रांच से आप हैं तो नियरली 125 टू 30 सेफ स्कोर है। 130 कह लीजिए आप, सेफ स्कोर है। आप रॉ मार्क्स ले आइए, नॉर्मलाइजेशन वगैरह की कुछ कहानियां हैं जिसके बारे में हम लोग बात और डिटेल में अभी थोड़ा सा और समझ लेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको उत्तर प्रदेश में उत्तर यूपी ट्रिपल एससी है जो एक आयोग है, मतलब वो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है। तो
सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मतलब होता है कि इसका भी काम कर्मचारियों का चयन ही है। इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनका चयन करके वो उनको जॉब में भेज देता है। तो यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी जेई कोई संस्था उस टाइप की नहीं है जो कंस्ट्रक्शन का काम कराती है। ये केवल कर्मचारियों का चयन करते हैं, जिस डिपार्टमेंट को जरूरत होती है उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाना इनका काम होता है, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी अभी तक जब से गठन हुआ है तब से ये केवल एस एस जेई के अभी तक 2 एग्जाम करा पाया है। 2 और एग्जाम इसको कराने थे, 2016 और 2018 में इनकी वैकेंसी आई थी, और इनके वो एग्जाम ये अभी तक करा नहीं पाए हैं। उनकी डेट आ रही है, उसके लिए हम लोगों ने कई बार ये मतलब अपना कैंपेनिंग वगैरह भी किया था, आप लोगों को वीडियो शायद मिला होगा। अब ये सब सारी जानकारी आप समझ लीजिए कि कौन कौन से, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो डायरेक्टली एग्जाम लेते हैं, उन्हीं को जरूरत है वही एग्जाम लेते हैं, जैसे यूपी जल निगम है, यूपी पीसीएल है, या फिर आपके डीआरडीओ हैं। मतलब ऐसे भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, सेल है, और मतलब जितने भी एनटीपीसी है, मतलब इतने सारे कई सारे ऐसे पीएसयू जितनी कंपनियां हैं, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्टली जरूरत होती है कर्मचारियों की, और डायरेक्टली ये अपना अपने तरीके से एग्जाम लेते हैं और अपने तरीके से उसका रिजल्ट देके अपना करते हैं। इनको किसी आयोग से डायरेक्टली मतलब नहीं होता। आयोग मतलब मीडिएटर होता है एक तरीके का, समझ में आ रही बात ना। मीडिएटर है, उसके थ्रू एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं। तो ये एग्जाम आपको देने होता है। इन एग्जाम से लोग कहते हैं सर जेई का सिलेबस भेज दीजिए, जेई का बुक भेज दीजिए। पहले उन लोग को क्वेरी समझिए। हर ये जितने लोग होते हैं ना, इनको आपके कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। इनके विभाग में जैसे सिलेबस की जरूरत है ये अपना सिलेबस खुद डिजाइन करते हैं। मोस्टली के लगभग सेम होते हैं, जैसे आपने सिविल से कर रखा है तो लगभग हर के सिलेबस, लेकिन किसी में किसी की, जैसे एलएमआरसी है, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, या डीएमआरसी है। अब डीएमआरसी कहता है कि मेरे यहाँ आपके लिए आपको पहले इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर लेता है। इंग्लिश में पास हो जाएंगे तभी आपकी बाकी टेक्निकल की कॉपी चेक होगी। ये डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। एलएमआरसी है तो एलएमआरसी में ऐसा इंग्लिश का कोई लोचा नहीं है, लेकिन सबके अलग अलग क्राइटेरिया। यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी आपको आनी चाहिए। मतलब ये डिपार्टमेंट जो आप लोग सिलेबस पूछते हैं ना, उसके बारे में सबसे जरूरी चीज ये जान लीजिए कि इन सिलेबस का जो है एक फिक्स्ड नहीं है, हर एग्जाम के सिलेबस अलग अलग है। जेई के ही सारे एग्जाम हैं, सबके सिलेबस अलग अलग है, लेकिन इतने अलग नहीं है कि आप मतलब एकदम डिफर है, मतलब ऑलमोस्ट मैच करते हैं। कुछ में किसी की प्रायोरिटी है, कुछ में किसी की प्रायोरिटी है, ठीक है ना। तो कभी भी ये सवाल मत करिए। हाँ, मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर आप एसएससी जेई का सिलेबस फॉलो करते हैं तो लगभग सारे एग्जाम के नियर अबाउट आप रहेंगे। एसएससी जेई का अगर सिलेबस आप फॉलो करते हैं तो लगभग सारे एग्जाम्स के नियर अबाउट आप बने रहेंगे। बात समझ में आ रही ना। अब इस एग्जाम्स के नियर अबाउट अगर आपको बने रहना है तो एसएससी जेई का सिलेबस फॉलो करिए। फिर जो एग्जाम आपको देना हो उसके 1-2 महीने पहले उसमें जो अलग से कुछ चीजें हैं उसको आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ दीजिए, एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब फॉलो करना है एसएससी जेई को पूरा कंप्लीटली, और इसको उसके बाद आप कोई भी एक एग्जाम को फॉलो करिए जिसमें एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको आप एग्जाम के टाइम जो है वो पढ़ जाइए। यही मेन तरीका है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। इतनी बातें समझ में आई कि ये सर सिलेबस वाला क्या मैटर है। एसएससी जेई का सिलेबस आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं उसको डाल दूंगा आपको एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सिलेबस आपको मिल जाएगा एसएससी जेई का। दूसरी चीज और मैं आपको धीरे धीरे चीजें बता दूं कि जो टॉपिक्स और लोगों के बुक्स वगैरह के होते हैं कि हाँ सर मेरिट बेस्ड एक आया है। देखिए एनटीपीसी, एनबीसीसी, एनडब्ल्यूडीए हैं, और इस जितने भी स्टेट के अलग अलग कमीशन, जैसे आप मैंने यूपी की बात किया तो हर स्टेट का कमीशन होता है। हर स्टेट में कोई ना कोई आयोग होता है जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है और जिसका काम होता है कर्मचारियों का चयन करके अपने विभाग तक पहुंचाना। तो बिहार में ऐसा हो रहा है कि वो मेरिट पर एग्जाम ले रहे हैं। मेरिट का मतलब एग्जाम नहीं ले रहे हैं बल्कि मेरिट से ही वो करा रहे हैं नियुक्ति सीधे सीधे। अगर आपके बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स हैं पॉलिटेक्निक में, कई लोग कह रहे हैं सर पॉलिटेक्निक के मार्क्स का असर पड़ता है, नहीं, किसी एग्जाम में 60% से ज्यादा मांगता नहीं है। 60% अगर आपके डिप्लोमा के एग्जाम में आए हुए हैं तो आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप 60 वाले हों, चाहे 80 वाले हों, चाहे 90 वाले। बिहार में ये परसेंटेज से होने लगा है, और इसमें होने का मतलब वो भी पूरी नहीं नौकरी मिलती है। अक्सर ये एडहॉक पे यानी संविदा पे ये जॉब्स होती हैं। मतलब ये टेंडर वाली जॉब होती हैं, आपको 2 साल के लिए नौकरी मिल जाती है, फिर उसके बाद एक्सटेंड हो भी सकते हैं आप, एक्सटेंड नहीं भी हो सकते हैं। वो जॉब का कोई खास मतलब नहीं निकल के उभर के सामने आता है, ठीक है ना। तो बिहार में अभी तक ऐसा होता आ रहा था।
अब आगे उस पर भी चर्चा हो रही कि वहां से भी ये चीज हटाई जाए और आपका रिटेन एग्जाम या फिर इंटरव्यू के बेस्ड पर ही जो है आपका चयन किया जाए, ठीक है ना। तो मेरिट बेस्ड तो नहीं होगी, ठीक है ना। डिपार्टमेंट में अगर आप सिलेक्शन कर जाते हैं तो इस समय जेई लोगों की सैलरी जो होती है, पीएफ वगैरह अगर ना कटे तो आपको जेई की सैलरी जो है 45,000 के नियर अबाउट नई ज्वाइनिंग पे मिल रही है। कुछ लोगों के ये भी सवाल थे तो मैंने इसको भी सोचा बता दूं, अभी जॉब लीजिए और सैलरी वगैरह का तो फिर सोचा जाएगा, ठीक है ना। ये जितनी क्वेरी थी मैं वो सारे क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये चीजें आई थी। अब सिलेबस मैंने बता दिया एसएससी जेई का कि आपको टेक का सिलेबस 100 मार्क्स का है, रीजनिंग 50 मार्क्स की है और 50 मार्क्स के ही जनरल अवेयरनेस और बाकी वो है। एक चीज जान लीजिए यहाँ पे कि टेक का 30-40 नंबर सब लोग 30 नंबर 35 नंबर तक आप टेक कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तब भी कर जाएंगे। और अगर पढ़ने में खूब अच्छे हैं तो 60 नंबर के ऊपर जाना, 55 नंबर के ऊपर जाना आपकी हालत खराब कर देगा। तो 30 नंबर लगभग सब लोग कर जाते हैं, 30 से 55 तक मेहनत लगती है और बड़ा कम में खेला होता है। मतलब 2-4 नंबर इधर उधर से सिलेक्शन होना है, 2-4 क्या, हम 1 नंबर की भी बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको पूरा आपको फॉलो करना है, तो सबसे लेंदी उसमें जो है वो टेक्निकल है, उसके बाद जीएस है और रीजनिंग ज़्यादा दिन हो गए। रीजनिंग आप 40 एक एक घंटे करके अगर 20-30 घंटे तक अगर रीजनिंग आप पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसमें कि एसएससी जेई अभी तक रैंडम पूछता था, मतलब पिछले 2 सालों से पैटर्न भी काफी। अब सिलेबस एक चीज होती है, पैटर्न दूसरी चीज होती है। आप लोग जानते हैं कि सोम में बहुत कुछ है आपके सेकेंड ईयर में, लेकिन एसएफडी बीएमडी हर बार पूछता है। तो इस तरह एसएससी जेई में भी कुछ चीजें सिलेबस में हैं लेकिन वो पूछती कम है, कुछ पैटर्न है। तो पैटर्न जो है ना, देखिए सिलेबस तो आप देख के जान जाएंगे कि ये है, लेकिन पैटर्न समझने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। अब कोई नया बच्चा एडमिशन लिया है तो वो डिप्लोमा के बारे में क्या जानेगा कि एक रात में पढ़ के हम लोग पास हो सकते हैं डिप्लोमा। तो उस डिप्लोमा के एग्जाम का जो बंदा दिया है वही जो बता सकता है कि हमको कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से एसएससी जेई का भी सिलेबस तो सब लोगों के पास है, सारे टीचर्स बच्चों सबके पास, लेकिन पैटर्न जो उसका पकड़ना है वो पैटर्न लगभग एक अनुभवी टीचर रहे तभी जान पाएगा। और जान पाने का मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा जानता रहता है टीचर, तो उसके मुंह से निकली एक एक बात टीचर जानते हैं। अगर ज्यादा जानता हो प्लस अनुभवी हो, ज्यादा जानने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो उस फील्ड को समझता है। एवरी सिंगल वर्ड दैट कम्स फ्रॉम हिज माउथ इज वैल्यूएबल। तो वो हो जाता है, वो आप एक एक वर्ड जो बोलता है वो हो जाता है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एज ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया था पिछले लाइव क्लास में बच्चों ने पूछा था, तो आई एम जस्ट 27, जस्ट 27 नहीं, कुछ मामलों में ज़्यादा भी हो चुका हूँ, लाइक कुछ लोग ओवर एज भी मानते हैं। बट हाँ 27 के हिसाब से मेरे 19 ईयर्स का था मैं, तब से मैं ये आ गया, इसमें पढ़ाना ही शुरू कर दिया डायरेक्टली। टूटा फूटा पढ़ाना शुरू किया, साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद चीज़ें इतनी अच्छे से हो गई कि फिर अब किताबें चीज़ें बहुत ग्रिप में आ चुकी हैं। नॉलेज देने की कोई सीमा नहीं है ना, मैं कभी परफेक्ट हो पाऊंगा, बट आई मैं शो करूंगा आपको कि मैं जेई में आपको कैसे पढ़ाता हूँ। आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बनने लगेंगे। आप क्लास करेंगे जो उस टॉपिक के क्वेश्चन आपके बचने वाले नहीं है, ठीक है ना। ये ये मेरा मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तारीफ का मैटर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एक एक रियलिटी है। देखते देखते मुझे आइडिया लग गया उन चीज़ों का। और नॉन टेक में यार विशेष ध्यान रखना, नॉन टेक में विशेष ध्यान रखने का मतलब ये हो जाता है कि जो लोग बच्चे इतना टेक के पीछे भी परेशान रही, लेकिन नॉन टेक में जीएस पर ध्यान दिए, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। इनिशियली काफ़ी वैकेंसी आती थी और हम लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, तो हमें लगता था यार ठीक है हो जाएंगे, नॉन टेक नहीं फोकस करेंगे। लेकिन नॉन टेक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो नॉन टेक पर आपको पूरा फोकस करके चलना है, ये इसका ठीक होगा। अब कुछ लोग बात करते हैं कि कवर क्या करें, ठीक है ना। पहली बात की जो बैच मैं लॉन्च करने वाला हूं एसएससी जेई का, वो बहुत ही फाउंडेशन बैच रहेगा। चाहे तो आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में है तभी से उसको ज्वाइन कर लिए। ऑफलाइन बैच में अक्सर बच्चे यही करते हैं, जो बच्चे मेरे ऑफलाइन बैच में थे वो सेकेंड ईयर के बाद से जेई वाले में एडमिशन ले लेते थे। अपना ये सिलेबस कर रहे हैं डिप्लोमा वाला, उसके बाद जेई का भी क्लास वो कंटिन्यू करते थे। उसका बेनिफिट ये हो जाता था कि जब तक कोई निकल के सोचता था तब तक वो तैयार रहते थे, और एग्जाम आते ही कूद पड़ते थे उसमें, डायरेक्टली फटाक से कूद जाते थे। तो आप ट्राई करके उसमें, वो सेकेंड ईयर में है तब भी आपको ये फाउंडेशन बैच है, सब समझ में आएगा।
फाइनल ईयर में के बात कर रहे हैं तो कंपलसरी कर ही लीजिए। अब किसको तैयारी करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कि आपको डिप्लोमा के बाद फाइनली करना क्या चाहिए, उस पर एक बता चुका हूँ। देखिए ये सेकेंड ईयर से तैयारी इसलिए भी मैं कहता हूँ क्योंकि फाइनल ईयर के बाद ना कई ऑप्शन खुल जाते हैं, अरे यार प्राइवेट जॉब करूं कि तैयारी करूं, तो सेकेंड ईयर से ही फाइनल ईयर तक तैयारी कर लो। उसके बाद फिर तुम्हारे पास एक साल तैयारी किए रहोगे ना तो कहीं भी जाओगे। प्राइवेट जॉब में भी यार सब लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं, कोई बुरा भी नहीं कर पाता। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है ना, तो आप जब मुंह खोलते हैं ना तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है। तो आप अगर जेई की तैयारी किए हुए हैं तो तैयारी केवल आपको पढ़ा के समझा के हम भेजते हैं चीजों को। तो यार जब वो कई मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट जॉब में नहीं मिला उनको गवर्नमेंट, मैं ऐसी उपलब्धि बताऊं क्या, 100% सिलेक्शन बैनर पे छपवा दूं, मतलब बोर्ड लगवा के छपवा दूं, 100% सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्था। किसी भी संस्था का रिकॉर्ड उठाएंगे नॉट मोर देन 10%, 10% से ज्यादा स्टूडेंट, क्योंकि सीट ही नहीं है, सब वहीं पढ़ रहे हैं, कहां सेलेक्ट होंगे। बट मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत ही इफिशियंट वे में आपको बहुत बहुत सारे नए बच्चे निकल गए भाई साहब। अगर आप अंधा फॉलो करते हैं टीचर को, तब अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कई जगहों पे, तो फिर समटाइम्स दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये 100% वाला सिलेक्शन कुछ नहीं होता है। आप लगे रहेंगे, अगर आप सेकेंड ईयर से ही लग गए तो आप अपने आप ऑलरेडी जो है आपको फाइनल ईयर जाते जाते आपको दिक्कतें जो है आपकी वो खत्म हो जाएंगी। फाइनल ईयर जाते जाते आपके पास ऑप्शन अगर कोई आता भी है तो आप परेशान उससे नहीं होंगे। अगर कोई ऑप्शन आपके पास आ भी जाता है कि मुझे प्राइवेट जॉब में अच्छी जॉब मिल रही है, क्या करूं सर, तैयारी तो कर ही चुके हो, जाओ जॉब करो। उसके बीच में अगर तुम्हें टाइम मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, गवर्नमेंट जॉब वाला देते रहना और निकल जाएगा। तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा, तो उसके पहले तैयारी करके खत्म कर लो। और जो लोग कर चुके हैं उनको तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। इस पर बातें फिर कभी कि और इसमें किसको करना चाहिए कि और कहते हैं कि तैयारी सर कंप्लीट कब होती है, जब इस फील्ड में आओगे ना बंधु, तो तब तुम्हें ये पता चलेगा कि जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक तैयारी कंप्लीट नहीं होती किसी की भी। जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता, ये इस वर्ड को, इस सेंटेंस को याद रखना कि जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक तैयारी कंप्लीट नहीं होती। यही सच्चाई है, और तब तक ना तुम मानोगे ना हम कहेंगे मानने के लिए कि तैयारी कंप्लीट है। इसका कोई लिमिट नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आप कम समय में उसको कर सकते हैं। समय कुछ नहीं होता, आपको रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। और ताम झाम देश भर का दुनिया भर का बतियाने से अच्छा है कि मैं आपको मुद्दे वाली बात करूं, सच्चाई से वाकिफ कराऊं। गोल गोल घुमा के कि 10 दिन में जेई पास करें, नॉट पॉसिबल। 15 दिनों में तैयारी करके खत्म करें, नॉट पॉसिबल। सस्टेनेबल ग्रोथ की जरूरत है आपको, और वो अगर आप कर लेते हैं तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। जो लोग भी जादू देखना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, देर आर मेनी डिफरेंट चैनल्स ऑन यूट्यूब कि वो डायरेक्ट जादू दिखा करके आपको सेलेक्ट करा देंगे, बट मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दूं कि आप आज लगिए, जो लोग भी मेरे पास, जो भी स्टूडेंट मेरे पास आए, सर 2 महीने बाद एग्जाम है और 1.5 महीने बाद या 45 दिन बाद एग्जाम है, कोई पढ़ा देते। शुरू में तो बहुत गुस्सा आया, हम कहे ठीक है आइए। जो स्टूडेंट ये सोच कर आए कि मैं 4 महीने में सेलेक्ट हो जाऊंगा, उनको 4 साल लग गया सेलेक्ट होने में, और शायद नहीं भी हुए। आज जो स्टूडेंट पहले से अपना ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल का बना के चला, वो सेलेक्ट हो गया। पहले से ही अपना ड्यूरेशन सस्टेनेबल 1 से 1.5 साल का बना के चला, वो सेलेक्ट हो गया। आज जो 4 महीने वाले आए थे ना, वो 4 साल लगा लिए और खूब जंप किए इधर उधर कि यहाँ है कोचिंग बढ़िया, हाउ बुक अच्छा, इनके नोट्स अच्छे छप रहे हैं, ये बहुत बढ़िया नोट्स है, दिल्ली से मंगाए हैं। नोट्स किसी दूसरे की कभी जिंदगी में काम आई नहीं है, ये जान लो। अगर तुम डिप्लोमा कर रहे थे, तुमने हमसे नोट्स मांगा, हमने बर्दाश्त किया। जेंगे तो हम जेई में भी नोट्स दूंगा, तो मैं जेई की क्लास में भी नोट्स और अच्छा दूंगा। लेकिन एक चीज जान लो, वो नोट्स से हेल्प लेके नोट्स बनाना। अगर तुम अपना भला चाहते हो, अपने आप से ईमानदार रहना चाहते हो, तो उन्हीं नोट्स की मदद से और लेक्चर की मदद से अपना नोट्स बनाना, बजाय उन नोट्स को सीधा सीधा पढ़ने के। बात समझ में आ रही है? बाकी आपकी मर्जी, जितना ज्यादा आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी सेलेक्ट होने की। नहीं तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, सेलेक्ट फिर भी होंगे आप, बट फिर समय लगेगा आपको। फिर कुछ दिन तक मेरी नोट्स लेके रोज देखेंगे, फिर जब 1 साल बीत जाएगा तो रियलाइज होगा, एक बार अपना बना के देखें तो फिर आपको फायदा महसूस होगा, तो दूसरे साल आप सेलेक्ट होंगे। तो वो रियलाइजेशन आती है, बट
कुछ टाइम के बाद आती है। और जादू देखने का अगर आप सिस्टम सीखें तो चिंता मत करिए, जादू दिखाने से केवल बेवकूफ़ी बनती है, पढ़ाई जादू से नहीं होती, ठीक है ना। तो बाकी ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, जिस दिन तुम लग गए दोस्त, लग गए लगातार, उस दिन के बाद से 7 से 8 महीना, जिस दिन लग गए, कोई उतना देर कंटिन्यू लगता नहीं, बीच में सबका 1 महीने गैप हो जाएगा, कुछ दिन पढ़वे नहीं करेंगे। तो इस चीज से बचिएगा, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं कि सर जेई का, जैसे देखिए कोई भी जेई का प्रिपरेशन होता है तो एक तो आप डिप्लोमा, जिसका कोई बच्चे कहते हैं सर हाई निकला डिप्लोमा करके तुरंत सेलेक्ट हो गया, हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं। मेरे कई स्टूडेंट जो डायरेक्ट निकले, देखिए एसएससी जेई में कम ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। जो लोग सोचते हैं एसएससी जेई एसएससी जेई, एसएससी जेई में बहुत कम पोस्ट होती है कंपेरेटिवली, बाकी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा पोस्ट आती है। एसएससी जेई में बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो एसएससी ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली निकले हैं और एसएससी जेई में सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो प्री और मेंस दोनों लेता है, और मेंस में आपको लिख करके आंसर देना पड़ता है, एमसीक्यूज नहीं होते हैं। तो इतना हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि जो आप एसएससी जेई के पीछे पड़े हो, पढ़ो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बाद का चरण है। सबसे पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए मेरे शब्द ही काफी होंगे, आप कुछ लेक्चर सुनेंगे ना, लेक्चर में ऐसे वर्ड मुंह से निकलेंगे कि आपका एमसीक्यू खाली उन्हीं शब्दों से हो जाएगा। इसका एक क्लास में उदाहरण आपको जरूर, डेमो क्लास तो रहेगी, जेई का डेमो क्लास तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा ही, आप देखिएगा समझ करके, फिर आपको समझ में आएगा उन चीजों से, ठीक है ना। तो वो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। अब लेयर्स की बात करें तो जो डिप्लोमा ही शुरू से कर रखा है, शुरू से आप ही बताइए, जब आप कर रहे थे पॉलिटेक्निक करने आए तो कोई बच्चा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करता था, आपने 9th 10th अच्छे से किया, 11th 12th अच्छे से किया, तो क्या पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस की तैयारी की जरूरत है? तो जो बच्चा मेरे से डिप्लोमा ही कर रहा है, शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो आधा से ज्यादा ज्ञान तो उसको हो गया रहता है, तो वो जाता है जेई का तैयारी करने, तुरंत सेलेक्ट हो जाता है। तो लोगों को लगता है अरे गजब तैयारी कैसे किया, अरे वो शुरू से धीरे धीरे पढ़ रहा था चीजों को, आपको पता नहीं था, आप बैकग्राउंड उसका चेक नहीं किए। तो वो आप आज से मेरे से पढ़ने का ये फायदा होता कि बू आती। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं कि घर मकान अगर बनाना होता है, देखिए वीडियो भले थोड़ा लंबा लगे लेकिन सुन जरूर लीजिएगा। कोई घर बनाना हुआ आपको, एक जमीन है आपकी, आपको अभी रहने का मन हुआ, पैसा नहीं, एक कमरा बनवा लो, अच्छा धीरे धीरे आएगा तो दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, बाद में एक उबड़ खाबड़ घर बना लिए आप, ना उसको गिरा पा रहे हैं ना उसमें रह पा रहे हैं। आप एक काम करिए, घर एक ही कमरा बनवाइए, एक एक कमरा बनवाइए, लेकिन पहले उसका नक्शा बनवा लीजिए। नक्शा एक बार बनाने में पैसा जरूर लगेगा दोस्त, नक्शा बन गया, उसमें एक कमरा वहीं बनवाओ जहां बनवाना था, फिर दूसरा भी वहीं बनवाओ, तीसरा भी, जब बनेगा तो कम से कम बढ़िया तो बनेगा। तो जेई की तैयारी या डिप्लोमा का मेरे से क्लास करने पर वो मैं उस ट्रैक को फॉलो कराते हुए आपको चलता हूं। चलिए, अभी तक मतलब हमने ये चीज देख ली, अब आगे समझिएगा। एक चीज और डाउट था लोगों का कि जो पेट है सर, यूपी पेट, पीईटी जिसको कहते हैं हम लोग, ये आपका जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, उससे जेई का क्या लेना देना है। कई बच्चों का बहुत डाउट है कि सर हम लोग पीईटी अप्लाई नहीं किए तो क्या जेई के लिए नहीं। एक चीज जानिए, पीईटी क्या है सबसे पहले। देखिए जैसे टीईटी होता था ये बीएड या बीटीसी वाले लोगों के लिए, इसी तरह गेट होता है जो बीटेक किए रहते हैं। तो ये एक एक टेस्ट होते हैं जो केवल आपको एलिजिबल बनाते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई की है और उसमें अच्छे हैं आप, ठीक है। उसके कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो गेट के थ्रू ही, मतलब जैसे मान लीजिए हमें हमें कुछ एम्प्लॉय चाहिए, हमने खुद को कोई एग्जाम एग्जाम कराने के झंझट से नहीं हमको करना है, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, तो हम देखेंगे कि गेट के एग्जाम में कोई कितना स्कोर किया है, उसको बुलाएंगे और अपने हिसाब से थोड़ा इंटरव्यू लेंगे और फिर कहेंगे ठीक है हमारे यहाँ आ जाइए। पीईटी भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या कुछ कंपनियां ऐसी नहीं होंगी जो पीईटी वालों को नहीं लेती होंगी, डायरेक्टली इंप्लॉय लेती होंगी अपने हिसाब से टेस्ट करा के। तो पीईटी केवल यूपी ट्रिपल एससी ने बनाया है। जिन कंपनियों में बी या सी और डी क्लास की जो जॉब है उनके लिए आपको पीईटी देना पड़ेगा। पीईटी केवल एलिजिबल बनाएगा आपको किसी और एग्जाम में बैठने के। बात समझ में आ रही। अब पीईटी किसका है? यूपी ट्रिपल एससी का है, एसएससी जेई सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पीईटी का एसएससी जेई से कोई लेना देना नहीं है। पीईटी आप स्टेट गवर्नमेंट में अगर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कोई जॉब आती है तो उसके लिए। अब कुछ और जो यूपी में भी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में
अगर कोई कंपनी इंडिविजुअल अपना जेई का एग्जाम लेती है तो उससे भी पीईटी का कोई लेना देना नहीं। पीईटी केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संस्था कोई एग्जाम लेता है जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट होता है, तब उसमें पीईटी, वो भी अभी एक और चीज, पीईटी ने अभी भी वो चीज टेक्निकल के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा उसको भी अभी डिफाइन नहीं किया है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी पीईटी के बारे में। दूसरी बात, पीईटी से टेक्निकल वालों का भी काफी दूर का वास्ता दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने पीईटी किया हो चाहे ना किया हो, आप बिल्कुल एलिजिबल, एसएससी जेई से तो कभी नहीं होगा, एसएससी जेई के लिए तो आप हमेशा एलिजिबल रहेंगे, केवल आप डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी के हैं और आप पीईटी से हैं तो अभी कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है आगे हो, और वो भी जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होंगे केवल उनमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीईटी का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। है जब यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम लेगा और कहेगा कि हम पीईटी में क्वालिफाई किए हुए लोगों को ही लेंगे तब होगा, लेकिन अभी उसने टेक्निकल के बारे में कोई बात नहीं किया है, वो केवल लेखपाल, वीडियो और ऐसे वैकेंसी जिसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन होते हैं उनकी बात किया है। ठीक है, पीईटी क्लियर हुआ। आप लोग बोल रहे हैं कि सर अभी तक मैंने ना अभी अभी जानकारी ये नहीं दिया कि मैं कैसे क्या पढ़ाऊंगा, उस पर अभी बात करूंगा। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, आप कई एग्जाम जानते होंगे ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन के होते हैं, जिनमें आपको जो है कि पूछे जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो लूसेंट ले लेते हैं आप, उसी का एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं जीएस के लिए। क्या ऐसा करते हैं क्या कि हिस्ट्री की किताब खरीदते हैं, ज्योग्राफी की किताब खरीदते हैं, ऐसा खरीदते हैं? देखिए, टेक्निकल का जो एसएससी जेई का किताबें होती है ना, वो हर एक किताब अलग अलग से आपको लेनी पड़ेगी, एक एक किताब 1000 रुपए 800 रुपए की आएगी, और उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसमें से जो पॉइंट आपको मिला वो। तो ये तरीका नहीं है एसएससी जेई की तैयारी करने का कि पूरा किताब आप पढ़ने चले जाए। आपको ये करना चाहिए कि अपने डिप्लोमा आपने 3 साल पढ़ा है, थॉरोली कंप्लीटली पढ़ा है डिप्लोमा आपने, और अब आप किसी जगह का नोट्स ले लीजिए। पहले तो अपनी डिप्लोमा की किताब पूरी पढ़िए, उसके बाद किसी भी अच्छी कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं, या अगर मेरा कोर्स नहीं ज्वाइन किए तब कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी किसी भी जिसका आपको लग रहा है कि मुझे ये अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनका कोर्स लेंगे तो हम लोग उन्हीं किताबों से छांट करके जो कंटेंट आपका काम का है वो आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि नॉन टेक्निकल कोचिंग में रीजनिंग, जीएस, मैथ, रीजनिंग का कोई किताब होता है? अरे प्रैक्टिस सेट ही ना होता है। तो एसएससी जेई का कोई किताब नहीं आता है, ठीक है ना। सब लोग क्वेश्चंस केवल देते हैं प्रैक्टिस के लिए, और कुछ किताबें मेंस की जो बनी भी हैं वो उतनी सक्षम अभी तक नहीं हुई हैं कि उन्हीं से क्वेश्चन या उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, क्योंकि पैटर्न भी बदलता रहता है। पीछे 2 साल पहले एसएससी का एग्जाम कोई और कंपनी कराती थी, अब टीसीएस करा रही है, तो टीसीएस ने एग्जाम के पैटर्न को काफी बदल दिया है। तो देखिए, ये भावसागर है, इसमें जब उतरेंगे तब समझ में आएगा। ये सारे सवाल ना बड़े बिगिनर्स वाले हैं, सर किताब कौन सा लें, किताब है ही नहीं मार्केट में, तो हम क्या बताएं कि आप कौन सा किताब लें। किताबें हैं प्रीलिम्स के लिए हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और उसमें आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, किताबों में क्वेश्चंस रहेंगे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहेगी कहां से आया। डिटेल में उसको समझने के लिए आप या तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या किसी रिप्यूटेड कोचिंग जिसको लगता है कि आप फॉलो करते हैं उसके नोट्स ले लीजिए। ये 2 काम आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, टेक्निकल का नोट्स लेने का बहुत फायदा नहीं होता है। नोट्स तब फायदेमंद होती हैं जब एक आध बार आप कहीं क्लास कर चुके हो। जैसे आपने कहीं पर क्लास अच्छे से कर लिया है, आपको लग रहा है थोड़ी कसर हो गई तो क्यों ना नोट्स मंगवा लें, पहली ही बार अपने से नोट्स लेकर के मत कूदिए। वो एक एक फॉर्मेट है, उसको आप समझिए उस चीज को। तो ये मेन मैटर होता है। सबसे जरूरी है कि किताब मेंस के लिए नहीं है, सारे केवल प्रैक्टिस सेट हैं, उसमें लोग गलतियां से किताब कोई भी खरीदेंगे उसमें एरर होगी, किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ होगा, दिया कुछ और रहेगा, तो उसको कौन डिफाइन करेगा? टीचर। टीचर बताएगा कि आपको ये लगाना है कि ये लगाना है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना आइडिया लग चुका है कि एग्जाम में ये लगाना, भले गलत हो वो, भले ही वो गलत हो, लेकिन एग्जाम में ये लगाना, मैं ये कहता हूं, क्योंकि एग्जामिनर उसी को सही करेगा। सारा खेल तो इस पर आके अटकता है, आप कितना भी सही पढ़ लीजिए। समझ में आ रही बात है? जैसे आप गाड़ी कितना भी बढ़िया चलाने में अच्छे हो, लेकिन भारतीय सड़कों पर गाड़ी चला पाएंगे आप? जहां गड्ढे हैं, जहां पानी भरा है, उसमें गाड़ी वही चला सकता है जो उस रास्ते से 20 बार गया आया हो। उसको पता है कि कहाँ ब्रेकर है और वहां जाके गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है।
उसको पता है कि किस घर के सामने जाके गाड़ी रोकना है, क्योंकि उसके घर में बच्चे कूद के रोड पे आ जाते हैं। तो एक एक फाइन रोड है, सब कुछ बढ़िया, तब तो कोई भी गाड़ी चला लेगा। लेकिन जो रफ एंड टफ प्रोसेस है हम लोग के एग्जाम का, उसको झेलने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। बस इतना मैं सिंपल सा आपसे बात कहूंगा। ऑफलाइन क्लासेस में काफी टाइम मैंने दिया, ऑनलाइन में नहीं उतरा तो कोई जानता भी नहीं था। ऑनलाइन में मैंने उतरा ही नहीं कभी। ऑफ ऑफ अभी भी ऑनलाइन में मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। ऑनलाइन में आज भी मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन यह है कि अगर ले लूंगा बैच तो पूरा कराऊंगा। ठीक है ना। अगर एक बार बैच स्टार्ट कर दिए, 100 बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं बहुत कम फीस पे। अब बाकी लोगों का जो एडमिशन होगा, जो बैच लॉन्च होने के बाद होगा, मैं कोशिश करूंगा फीस कम से कम रहे। जिन लोगों के मैसेज ये आ रहे हैं कि सर मेरा भी उसी रेट में, देखिए अब नहीं, हमारे हाथ में जब तक चीजें रहती हैं हम कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे हम। तो वो 100 का हो चुका, अब मैं अगले 100 की फीस कम रहेगी फिर बढ़ेगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब तुरंत एडमिशन ले लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से समझ के चीजों को। ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है कि बुक्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए बता दूंगा। अगर आप बिगिनर हैं और इंग्लिश मीडियम में है, कोई दिक्कत नहीं है आपको हिंदी में, तो आप आर एस खुरमी की किताब ले सकते हैं। एरर कम है उसमें। आर अगोर अच्छी किताब है, लेकिन उसमें इतनी गलतियां हैं कि आप जान नहीं पाएंगे कि गलत है कि सही है। फिर आप आर्गुमेंट करेंगे। तो आर अगोर शुरुआत करने के लिए नहीं है। और मैं कहूं तो शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट है यूथ कंपटीशन की किताब। यूथ कंपटीशन में सबसे अच्छा फायदा यह है कि चैप्टर वाइज चीजें दी हुई हैं। कुछ कुछ तो इधर उधर कर दिया उसने भी, देखिए 100% तो नहीं, लेकिन सबसे कम गलती। एक कहावत है किसी मूवी की कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा वही है जो कम बुरा है। ठीक है ना। तो वही मैं कहूंगा कि सबसे अच्छी किताब कोई नहीं है, सबसे अच्छी वही है जो कम बुरी है। यूथ कंपटीशन में एरर्स काफी कम हो चुके हैं। तो उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो आता है वो आप किताब ले लीजिए। 15,000 की भी एक आती है, 50,000 वाली भी आती है। तो 50,000 क्वेश्चन वाली किताब बहुत लेंदी हो जाती है, असल में टाइम बहुत लग जाता है। लेकिन आपको ये सब तब नहीं लेना है, ले सकते हैं आप, लेकिन अगर मेरे कोर्स में आप हैं तो मैं सारा क्वेश्चन खुद बना के, आपको बना के नहीं, अपने से नहीं बनाता हूं। मैंने अपने से ना बनाने का एक रीजन बताया था कि मैं बनाऊंगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप डायरेक्टली किताब से सॉल्व करिए, किसी भी कहीं से भी उठा के सॉल्व करिए, होना चाहिए सॉल्व। बात समझ में? बस वो जेई का क्वेश्चन हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किताबें उल्टा सीधा गेट का, ईएस का, इसका क्वेश्चन नहीं, तब भी होगा, कुछ फंसेंगे जो दिक्कत वाले होंगे। तो उसमें भी दिक्कत नहीं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपको समझ के करना क्या है, अपने सिलेबस को फोकस करिए। तो आई होप कि आपके सारे ऑलमोस्ट क्लियर। अब बैच के बारे में एक चीज, जब बैच आप खरीदेंगे तो आपके बैच की वैलिडिटी 18 महीने से कुछ ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। 18 महीने या उससे ज्यादा रहेगी। 18 महीने तक अपना बैच देख सकते हैं। खत्म तो हो सकता है आप कंप्लीट बैच खरीदें, हो सकता है आप खरीदें 2 महीने बाद बैच शुरू पहले से चल रहा हो खत्म हो जाए, हो सकता है शुरू में ही आप खरीद लें। कुल मिला के आपका बैच का मैक्सिमम ड्यूरेशन 18 महीने से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। चलने का डेट नहीं बता रहा हूं, आप देख पाएंगे। बैच पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपने खत्म किया, आपको दोबारा देखने का मन हो रहा है, तो आप उसको 18 महीने के अंदर कभी भी देख सकते हैं अपना कोर्स। और उसका नोट्स एक बार बनाइए। एक बार नोट्स बना लिए या दूसरा बार फिर एक बार देख जाइए, तो फिर आप कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। ठीक है ना। अब इसी में लगे हाथ, नॉन टेक्निकल की बात सिंपल से कर लूं कि नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन होगा वो जितना भी, ये मैं टेक का केवल, मैं जो कवर कराऊंगा जेई में वो केवल टेक का कराऊंगा। नॉन टेक बहुत कम चार्ज में कई कोचिंग चला रही हैं। आप कोई भी 400-500 रुपए कोर्स में भी अच्छे अच्छे नॉन टेक मैं ही लॉन्च कर दूंगा, लेकिन तब जब आप लोगों में ज्यादा लोग सहमत होंगे। मेरे पास भी टीचर है नॉन टेक्निकल के, सारे ऑफलाइन वाली फैकल्टी जो मेरी है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन अब और वो लोग कई सालों से वो लोग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन मैटर होता है कि आप लोग पहले जुड़ जाएं टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल के लिए तमाम ऑप्शन है आपके पास, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर मुझे जेई का ऑर्गेनाइज चाहिए, तो मैं जेई का ऑर्गेनाइज नॉन टेक भी ला दूंगा, बट आफ्टर योर फीडबैक कि आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो मैं ला दूंगा उसमें। ठीक है ना। अगर सबका मत रहा तो। और भी कोई क्वेरी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक चीज और बता दूं, एसएससी जेई का भी क्लास जो चलेगा वो रिकॉर्डेड ही चलेगा, लेकिन डाउट क्लास 2 रहेगी। आप मन लगा के पढ़िए, अच्छे से, बिना बात किए, बिना हल्ला गुल्ला किए। हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे को और थर्सडे को लाइव होंगे, और लाइव में आप पूरा डाउट अपना क्लियर करिए। मिलेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे। 2 क्लास, जैसे कि उनका एक ही डाउट, एक ही दिन डाउट होता है वीकली, आप लोगों का एसएससी जेई में 2 क्लास डाउट होगा। 2 क्लास, एक ट्यूसडे को होगा, एक थर्सडे को होगा। इन दोनों में से, और टाइमिंग आपको बैच में शेड्यूल हमेशा दिखाई देगा ऐप पे। तो आप ये चीज कर करके अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी जागरूक होंगे
तो इस बैच से 1.5 साल के अंदर अंदर आप जॉब ले लेंगे। कोई 4 महीने में लेता है तो इसका मतलब वो डिप्लोमा भी अच्छे से पढ़ के आ रहा है। जो तुरंत निकल के लेता है वो डिप्लोमा सही से किया हुआ है, इसलिए उसको जॉब मिली है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। और बैच के बारे में लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब बैच में सिलेबस क्या क्या होता है, अगर ये डिस्कशन करना है कि सिलेबस क्या होता है, कैसे कवर करें, तो उसका एक वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखा है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि सिलेबस कैसे कवर करें, तैयारी कैसे करें, एसएससी जेई में क्या क्या होता है। वो चीजें अभी तो मैंने बताया ऐसे ऐसे होगा, अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उनके एक वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया, उसको आप देख लीजिएगा वहां से। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डालिए, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर वगैरह स्क्रीन पे आप ले लीजिए उसको। तो मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।